नमस्कार दोस्तों, आज सभी का स्वागत है इस वीडियो में जहां हम डिस्कस करने वाले हैं टेट 2025 की मेरिट लिस्ट के बारे में। कब आएगी, क्या एक्सपेक्टेड डेट होगी और मेरिट लिस्ट के बाद आपको क्या क्या स्टेप फॉलो करने हैं। अगर आप टेट क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेट में से हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम टेट एग्जाम कंप्लीट होने के बाद क्या होगा। फिर देखेंगे मेरिट लिस्ट कब आने की संभावना है। फिर देखेंगे नॉर्मलाइजेशन का रोल क्या है। फिर देखेंगे मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी। और ये सबसे दो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये जरूर देख के जाइएगा। मेरिट लिस्ट आने के बाद क्या करना होगा और सबसे बात इम्पोर्टेंट टिप्स, तो इस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं हम आज। तो देखते हैं सबसे पहला पॉइंट, टेट एग्जाम कंप्लीट होने के बाद क्या होगा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं टेट एग्जाम कंप्लीट होने के बाद क्या होगा। टेट 2025 का एग्जाम सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल सभी कैंडिडेट के मन में यही होता है कि मेरिट लिस्ट कब आएगी। तो चलो आइए देखते हैं मेरिट लिस्ट कब आने की संभावना है। वैसे देखा जाए तो ऑफिशियली कोई भी फाइनल डेट अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन अगर पिछले सालों के पैटर्न को देखते हुए टेट की मेरिट लिस्ट रिजल्ट के 30-40 दिन के बाद आने की संभावना है। एक्सपेक्टेड डेट होगी शायद जून का फर्स्ट वीक, मतलब जो ये वीक चल रहा है इसी वीक में आने की संभावना है, या फिर जुलाई के फर्स्ट वीक में आ सकती है। लेकिन एक बात आप हमेशा याद रखिए, मेरिट लिस्ट मार्क्स पे नहीं, नॉर्मलाइजेशन की बात का जो स्कोर आता है ना उस पर बेस्ड होती है। तो चलो आइए देखते हैं नॉर्मलाइजेशन का रोल क्या है। नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है कि डिफरेंट शिफ्ट के पेपर में का डिफिकल्टी लेवल का एडजस्टमेंट। अगर आपने डिफिकल्ट शिफ्ट में पेपर दिया है तो आपके मार्क्स थोड़े इंप्रूव हो सकते हैं नॉर्मलाइजेशन के बाद। अभी वो कैसे होंगे वो देखते हैं। सबसे पहले अगर शिफ्ट 1 एक दिन में 3 शिफ्ट होती है, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3। ओके, अगर शिफ्ट 1 का एवरेज स्कोर होगा सपोज 75, शिफ्ट 2 का एवरेज स्कोर हो सकता है 78 और शिफ्ट 3 का एवरेज स्कोर होगा 80। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। अभी अगर आपने शिफ्ट 2 के पेपर दिया है, शिफ्ट 2 का पेपर देने वाले में बैठे हो और शिफ्ट 2 का पेपर आ गया डिफिकल्ट। अगर शिफ्ट 2 का पेपर आ गया डिफिकल्ट तो आपने एवरेज स्कोर है 78, लेकिन आपने उसमें स्कोर किया 85। ओके, आपने उसमें स्कोर किया 85। अभी आपने डिफिकल्ट शिफ्ट में एवरेज स्कोर से ज़्यादा स्कोर किया, तो ज़्यादा स्कोर किया तो इसका मतलब आपके मार्क्स नॉर्मलाइजेशन के बाद इम्प्रूव हो सकते हैं, या फिर 85 के साथ आपके 90 तक आपका स्कोर जा सकता है। लेकिन वही अगर आपने शिफ्ट 3 का पेपर दिया है और वहाँ पे 80 है नॉर्मलाइजेशन, और शिफ्ट 3 का जो पेपर का पैटर्न है वो थोड़ा इजी है शिफ्ट 2 के कंपेयर में। अभी 80 की जगह अगर आपने इस पेपर में अगर 85 का स्कोर किया, 85 का स्कोर किया, लेकिन आपकी शिफ्ट 2 ईजी थी ना, आपने शिफ्ट के ईजी होने के बाद एवरेज स्कोर से बस आपने थोड़ा ही ज़्यादा स्कोर किया, तो ऐसे इसमें आपको क्या हो सकता है, आपके मार्क्स थोड़े से कम हो सकते हैं। अगर 85 है तो आपके क्या हो सकते हैं 82 ही हो नॉर्मलाइजेशन के बाद। तो नॉर्मलाइजेशन का रोल ये होता है, सिंपली अगर देखा जाए तो नॉर्मलाइजेशन में किसी भी कैंडिडेट का, मतलब जितने भी कैंडिडेट होते हैं उन सभी का जो डिफिकल्टी लेवल है वो समान आए, मतलब किसी भी कैंडिडेट का लॉस ना हो। अगर आपने डिफिकल्ट पेपर दिया है तो आपके मार्क्स इम्प्रूव हो सकते हैं, लेकिन आपने ईजी है लेकिन आपने एवरेज स्कोर से बस थोड़ा ही स्कोर किया है तो आपके मार्क्स कम होने के पूरे चांसेस है। और ये जो नॉर्मलाइजेशन होता है ना, ये जब भी कोई पेपर शिफ्ट के माध्यम से होता है, मतलब ऑनलाइन पेपर होता है, तो ऑनलाइन पेपर में एक ही दिन सभी कैंडिडेट की पेपर लेना संभावना होती नहीं, क्योंकि लाखों स्टूडेंट्स ये एग्ज़ाम देते हैं। अभी लाखों स्टूडेंट ये एग्ज़ाम देते हैं तो ऑनलाइन एग्ज़ाम है, तो जहाँ पे सेंटर होगा कंप्यूटर लैब का वहीं पे एग्ज़ाम हो सकती है। तो ये इतने सारे लोगों को एक ही दिन में एग्ज़ाम देने का कोई ये बनता नहीं है, इसलिए ये शिफ्ट वाइज चलती है एग्ज़ाम। और शिफ्ट वाइज चलती है तो कोई शिफ्ट डिफ़िकल्ट होती है, कोई इजी होती है, तो उन सभी का कैंडिडेट का लॉस ना हो, मतलब जिन्होंने डिफ़िकल्ट पेपर दिया है और उनका लॉस ना हो, इसलिए ये जो नॉर्मलाइजेशन होता है ना ये होता है। और ये टेट में हर साल लागू होता है, इसलिए नॉर्मलाइजेशन के बाद अगर आपने डिफ़िकल्ट पेपर दिया है तो आपके मार्क्स थोड़े से इम्प्रूव होने के चांसेस है। और अगर आपने इजी पेपर दिया है लेकिन एवरेज स्कोर से थोड़ा ही ज़्यादा आपने किया है तो आपके मार्क्स थोड़े से कम होने के चांसेस है। ये होता है नॉर्मलाइजेशन का यहाँ पे रोल। आई होप आप लोगों को नॉर्मलाइजेशन का पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो मैंने
नॉर्मलाइजेशन के ऊपर एक पूरा का पूरा एक वीडियो बनाया है, आप लोग वो वीडियो जाकर देख सकते हो। ओके, अभी हम बात करते हैं टॉपिक नंबर 4 की। आइए बात करते हैं मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी। आपके नॉर्मलाइजेशन की मार्क्स के पे बेस्ड होती है मेरिट लिस्ट, हर कैटेगरी, जैसे कि ओपन है, एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस। और मीडियम की अगर बात करें, मीडियम, तो मीडियम में 3 ही मीडियम है, इंग्लिश, मराठी और उर्दू। इन तीनों के लिए, और ये जो कैटेगरी वाइज होती है ना, ये कैटेगरी की वाइज मेरिट लिस्ट बनेंगी। ओके, अलग अलग मेरिट लिस्ट होती है हर कैटेगरी के लिए, हर मीडियम के लिए अलग अलग मेरिट लिस्ट होती है। तो मेरिट लिस्ट में आपका नेम, स्कोर, कैटेगरी, मीडियम, कि आपने कौन से मीडियम में एग्ज़ाम दी है, और सबसे बड़ी बात कि आपका जो रैंक होता है कि आपने कितने रैंक में स्कोर किया है, ये सब मेंशन होगा आपके मेरिट लिस्ट में। जब बात करते हैं मेरिट लिस्ट आने के बाद क्या करना होगा, अभी मेरिट लिस्ट तो आ गई, लेकिन वहाँ पे आपका काम खत्म होता है क्या? नहीं, बल्कि आपका काम वहाँ से शुरू होता है। जैसे कि अभी यहाँ पे देखेंगे मेरिट लिस्ट आने के बाद क्या करना होगा। सबसे पहला होता है पवित्र पोर्टल पर लॉगिन करके डिटेल्स चेक करना होगा। मतलब आप लोगों ने जैसे कि मैंने बताया था आप लोगों को, कम से कम 2,36,000 लोगों ने कम से कम टेट का फॉर्म भरा है। ओके, अभी इनमें से 2,11,000, मतलब ये अप्रोक्स स्कोर है, 2,11,000 लोगों ने क्या किया है, ये टेट का पेपर दिया है। लेकिन 2,11,000 में से कम 2 लाख के लोग ऐसे होंगे जो पवित्र पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करेंगे। लेकिन मेरा ये मानना है, मतलब मानना नहीं है, लेकिन आपको ये करना ही करना है कि 2,11,000 जितने भी लोग हैं, चाहे उनका स्कोर कम हो चाहे उनका स्कोर ज़्यादा हो, सभी को पवित्र पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करना ही करना है। ओके, ये आप जितने भी लोग होंगे टेट एग्जाम देने वाले, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, ताकि सभी लोगों को ये लगे कि 2,11,000 जितने भी लोग हैं, ये 2,11,000 उन सभी लोगों के पास ये वीडियो पहुंचना चाहिए, ताकि सभी लोग टेट के एग्जाम के बाद पवित्र पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करें। अभी पवित्र पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करने के बाद मेरिट लिस्ट जब आएगी आपकी, तब पवित्र पोर्टल पर लॉगिन आपको डिटेल्स चेक करना होगा। अभी डिटेल्स में क्या हो सकता है, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, आपका नेम, स्कोर, कैटेगरी, मीडियम, रैंक, ये सब आपको डिटेल्स एक बार फिर से चेक करनी होंगी। और आपने जो जो रजिस्ट्रेशन में आपने फिलअप किया था, जैसे कि आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जो भी आपने डिटेल्स उसमें फिलअप की होंगी, वो आपको डिटेल्स एक बार फिर से चेक करनी होंगी और रेगुलरली चेक करते रहना है। फिर आएगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, सबसे मेन पॉइंट। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन आएगा। अभी नोटिफिकेशन किस पे आ सकता है? नोटिफिकेशन आ सकता है आपके ईमेल पर, आपके टेक्स्ट पर आ सकता है। इसलिए मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि जो आपका मोबाइल नंबर होता है ना, वो मोबाइल नंबर जो आप यूज़ करते हो रेगुलरली, परमानेंट नंबर, वो आपको यहाँ पे फिलअप करना होता है, ताकि, और ईमेल आईडी भी, जिनके पास ईमेल आईडी हो, सभी के पास ईमेल आईडी होना ज़रूरी है, ताकि ईमेल आईडी पे आपको ये नोटिफिकेशन आता रहेगा। अभी ये जो वेरिफिकेशन है ना, ये नोटिफिकेशन आता रहेगा, एक बात सही है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, नोटिफिकेशन हमें आता ही नहीं है। तो इसलिए जब भी आप मेरिट लिस्ट आएगी, आपको रेगुलरली डेली आपको कम से कम 2-3 बार आपका ईमेल आईडी हो, चाहे आपका टेक्स्ट हो, चाहे आपका व्हाट्सएप भी क्यों ना हो, आपको रेगुलरली चेक करना होता है कि कोई नोटिफिकेशन आया तो नहीं है, ताकि आप लोग वहाँ पे मिसमैच ना हो। ओके, अभी सबसे मेन बात थर्ड, आपको वेरिफिकेशन सेंटर में डॉक्यूमेंट लेके जाना पड़ेगा। अभी आपको जो भी टेट का जो वेरिफिकेशन होता है, अभी वो वेरिफिकेशन के लिए आपको एक सेंटर दिया जाएगा। चाहे यहाँ पे नोटिफिकेशन आता है ना, यहाँ पे नोटिफिकेशन में आपको एक सेंटर दिया जाएगा। आपको वहाँ पे आपका जो भी वेरिफिकेशन के लिए जो डॉक्यूमेंट्स है, जो अपने जो चाहे वो डीएड बीएड का सर्टिफिकेट हो या कुछ भी हो, मार्कलिस्ट वगैरह, वो सब आपको वहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए उस सेंटर पे लेके जाना पड़ेगा। अभी 4 है फाइनल सिलेक्शन स्कूल्स के ऑप्शन फॉर्म भरने के बाद ही आएगा। अभी इसके बाद आप जो भी स्कूल में क्या बोलते हो ऑप्शन फॉर्म भरते हो, जो भी सब्जेक्ट के लिए आपने किसी भी स्कूल में ऑप्शन फॉर्म भरा है, मतलब स्कूल मतलब गवर्नमेंट स्कूल में जो भी आपने ऑप्शन फॉर्म भरा है, वहाँ पे आपका फाइनल सिलेक्शन स्कूल के बाद ही होगा। ओके, समझ में आएगा। मेरिट लिस्ट के आने के बाद क्या क्या करना होगा आपको, यहाँ पे काम खत्म नहीं होता है। तो ये जो पॉइंट है, ये सबको आपको याद रखना है और यहाँ तक सबको देखना ही है।
अभी सबसे मेन बात, इसके बाद भी एक और पॉइंट होता है हमारा इंपॉर्टेंट टिप्स, वो देख के जरूर जाइएगा। देखते हैं इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में। सबसे पहली इंपॉर्टेंट टिप्स है, मेरिट लिस्ट के बाद पवित्र पोर्टल पर एक्टिव बने रहिए। अभी ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि मेरिट लिस्ट आने के बाद आपको पवित्र पोर्टल पर रेगुलरली एक्टिव होना चाहिए। जैसे कि आप इंस्टाग्राम व्हाट्सएप पे रहते हो ना, वैसे ही आपको पवित्र पोर्टल पर भी एक्टिव रहना चाहिए, ताकि आपको नए नए अपडेट्स आपको पता चले, ताकि अभी पवित्र पोर्टल में क्या नया आया है और आपको उसमें क्या क्या करना पड़ेगा वो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। सेकंड है, आपके पास सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रेडी होने चाहिए। अभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अभी से आप लोग इससे तैयारी में लग जाओ कि आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हर जो भी आपने पवित्र पोर्टल में रजिस्ट्रेशन के लिए डॉक्यूमेंट दिए, वो सभी के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी होने चाहिए। जैसे कि मार्कशीट हो गया, मार्कशीट अभी कौन कौन सी हो सकती है, 10th और 12th की मार्कशीट हो सकती है, आपका सर्टिफिकेट भी आपको रखना है। उसके बाद आपकी D.Ed B.Ed का जो भी मार्कशीट और सर्टिफिकेट होता है वो भी आपको रेडी रखना है। अभी ये उसके बाद आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी ओरिजिनल आपको क्या करना है, आपके पास रेडी रखना है। अभी D.Ed B.Ed का सर्टिफिकेट का मतलब क्या होता है ना, काफी लोगों को पता नहीं चलता है। अभी मार्कशीट में अगर आपने 10th 12th की बोर्ड सर्टिफिकेट देखा सबको पता है, लेकिन D.Ed B.Ed का सर्टिफिकेट मतलब कौन सा होगा। अभी D.Ed B.Ed का सर्टिफिकेट मतलब जो हमें यूनिवर्सिटी से जो हमें डिग्री मिलती है ना, जो लंबी डिग्री होती है, वही इनका क्या होता है, वो सर्टिफिकेट होता है। तो ये बात आपको हमेशा याद रखनी है कि D.Ed B.Ed मतलब D.Ed और B.Ed की डिग्री जो भी आपने ली है। उसके बाद अगर आपको BSc और फिर MSc का भी अगर पूछा गया तो उसके भी आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मतलब मार्कशीट हो गई, उसके बाद डिग्री हो गई, वो सभी आपको क्या करना है, यहाँ पे रेडी रखना है। थर्ड पॉइंट है, रेगुलर अपडेट्स के लिए MSCE और पवित्र पोर्टल की ऑफिशियल वेबसाइट चेक करना है। अगर आपको रेगुलर अपडेट चाहिए तो आपको MSCE और पवित्र पोर्टल की ऑफिशियल वेबसाइट को रेगुलर चेक करते रहना है। ओके, ये हो गई हमारी इंपॉर्टेंट टिप। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी टेट 2025 की मेरिट लिस्ट के बारे में। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में लिखना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।